नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी का 6 to 8 हिंदी का जो है क्लास प्रैक्टिस सेट लगातार आपका चल रहा है और आज प्रैक्टिस नंबर 7 है। प्रैक्टिस नंबर 7 में आज क्या क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज जुड़ जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि टीआरई 4 जो है आपका फरवरी तक में आ जाएगा और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी टीआरई 4 में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे ज्यादा, चाहे आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 ले लीजिए, सबसे ज्यादा किसी विषय में कंपटीशन होता है, किसी में कंपटीशन होता है वह 6 to 8 में होता है। और हिंदी ऐसा जैसा विषय में कंपटीशन और बढ़ जाता है क्योंकि हिंदी के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, अब कारण क्या है कि इसमें केवल आपका ग्रेजुएशन, बीएड प्लस सीटेट मांगता है। केवल एक ही परीक्षा आपका होगा जिसके आधार पे आपका चयन होगा। जैसे आप 11, 12 या 9, 10 के बनोगे तो वहां पर आप स्टेट की परीक्षा क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप जो है यह परीक्षा जाके पास करोगे। लेकिन 6 to 8 में ऐसा कुछ नहीं है, एक परीक्षा के आधार पे आपका चयन है। तो साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से लग जाइए। बहुत बच्चे जो है नोटिफिकेशन 4 का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा, कई कोचिंग में भटक लेंगे। हम कह रहे हैं मुझसे मत पढ़िए, कहीं और पढ़िए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप मुझसे ही पढ़िए जहां आपको सुविधा लगे, लेकिन पढ़ाई करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, पढ़ाई करिए। 100 दिन बचा है, मान लीजिए 100 दिन आपके पास है, 100 दिन के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें तय करनी है। तो चलिए, अब जो है आज का प्रश्न क्या रहने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये हमारा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। बीपीएससी टीआरई 4, अगर आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए तो हमको ज्वाइन करिए टीचर्स अकादमी बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी के लिए। 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 ये हमारा नंबर है। इसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, अब जो है हम प्रश्न पे बात करते हैं। साहित्य, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका 50% साहित्य भी आएगा, 50% साहित्य रहेगा, साहित्य, और 50% जो है आपका व्याकरण रहेगा। दोनों से प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों हमें कवर करके चलना है। ठीक, हाँ, प्रणाम, स्वागत है तनुजा, आपका बहुत स्वागत है। हाँ, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग उत्तर नहीं देते हो, उत्तर देंगे तो मुझे और खुशी होगी, तब आपकी तैयारी। देखिए सही गलत जो भी होगा, क्या गलत उत्तर देंगे तो क्या आपको फांसी हो जाएगी? भाई मैं हूं तो सही कराने के लिए, तो आप लोग उत्तर भी दिया करिए। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास ने कहा है? आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेख ने कहा है? ठीक है, लेखक ने कहा है, कहना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, आप इसको बताइए। आदिकाल के नामकरण को लेकर के कई सारे विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। आपको पता है कि आदिकाल के नामकरण को लेकर के हमें बताना है कि किसने क्या कहा है, और यहाँ पे चारण काल किसने कहा है ये बताना है। ठीक, चारण काल किसने कहा है ये आपको बताना है। मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप लोग देख लें। तो यहां पर अगर हम बात करें, सी, तनुजन का सी, यहां पर थोड़ा सा उत्तर जो है रामकुमार वर्मा, यहां पे प्रश्न होना चाहिए था। देखिए ये प्रश्न ही गलत है एक प्रकार से, एक प्रकार से। अगर एक्चुअल देखा जाए, चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, अगर देखा जाए। ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। लेकिन यहां पर सिद्ध एवं चारण काल, रामकरण का क्या है? सिद्ध एवं चारण काल कहा है। देखिए ये परीक्षा, ये प्रश्न ही गलत है, सिद्ध एवं चारण काल कहा है। देखिए गलत हो गया ना, कितना बेसिक रूप से गलत हो जाता है, सिद्ध एवं चारण काल। आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में होना चाहिए था कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो विकल्प में जॉर्ज ग्रियर्सन होना चाहिए था। तनुजा इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आपने जो सी लिखा हुआ है ये विकल्प ही ऐसा गलत दिया है, विकल्प में इनको ये नहीं देना चाहिए था, इनको देना चाहिए था जॉर्ज ग्रियर्सन देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। ठीक, चारण काल किसने कहा है? आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक, जैसे अगर पूछेगा वीर काल किसने कहा है? वीर काल, देखिए कितना अंतर आता है। वीर काल आपसे कोई पूछ ले
ऐसे ही समझिएगा। वीर काल कोई पूछ ले तो विश्वनाथ ने कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ ने। वी से वीर विश्वनाथ ने। लेकिन अगर ये पूछ ले कि वीर गाथा काल किसने कहा है, वीर गाथा काल किसने कहा है, वीर गाथा काल, तो देखिए अब वीर से वीर गाथा काल हो गया तो वैसे क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। देखिए कितना अंतर आ गया। यही सेम परिस्थिति आपकी चारण काल एवं सिद्ध चारण काल में रहती है। जैसे समझिए ना, अगर वीर काल पूछेगा तो विश्वनाथ ने किया है, नाम दिया है। अगर वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। सेम यही है, अगर चारण काल पूछेगा तो किसने नाम दिया है? जार्ज ग्रेसन ने। राम कुमार वर्मा ने सिद्ध एवं चारण काल कहा है। इसीलिए इनके जो पहले कवि हैं कौन है? स्वयंभू मान बैठे हैं। राम कुमार वर्मा पहले कवि किसको मान बैठे हैं? स्वयंभू को पहला कवि मान बैठे हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं देख लूं, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। आरंभिक काल, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक, क्लियर हो गया? एकदम नोट करते रहिएगा, भूलिएगा मत। अब हो गया राम कुमार वर्मा का हो गया। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार काल कहा है, आधार काल कहा है। ठीक, यहां पे समझिएगा, मैंने सबके बता दिए, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और शिव सिंह सेंगर ने कुछ नहीं कहा है, इन्होंने शिव सिंह सरोज इतिहास लिखा है। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज इतिहास है। क्या है? इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज इनका। और जो प्रामाणिक है आदिकाल, जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है आदिकाल, जो सर्वमान्य है आदिकाल, क्या है? सर्वमान्य है। किसने नाम दिया है? बता सकते हैं किसने दिया है? बिल्कुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। इस चीज को विशेष याद रखिएगा। मेरी यह क्लास, मैंने बार बार कहा है कि यह क्लास मेरी इतनी ऑथेंटिक रहेगी, इतने आपको मैटर मिल जाएंगे कि आपका अगर नोट्स बनाना होगा तो आपको इसी से बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे। क्वेश्चन भले कम रहेंगे लेकिन सामग्री भरपूर रहेगी, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत कारगर होने वाली है। कहते जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक आपको 6 to 8 का टीचर नहीं बना देंगे तब तक मैं भी हार नहीं मानूंगा। बस आपका काम है लगे रहना, मेरी बातों को फॉलो करना, मेहनत करना, क्लास अटेंड करना, ठीक, पढ़ाई करना। केवल 100 दिन समय दे दीजिए, 100 दिन आप दे दीजिए समय हमें 100 दिन मैं आपसे मांग रहा हूँ, केवल 100 दिन मैं आपको शिक्षक बना के छोड़ूंगा बीपीएससी का। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो और भी लाभ है, जैसे बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल सर्वमान्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसमें गलती मत करिएगा, इस वाले में वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और वीर काल विश्वनाथ ने कहा है, ऐसी गलती इसमें होती है। चारण काल किसने कहा है? चारण काल जो है आपका जार्ज ग्रेसन ने कहा है। सिद्ध एवं चारण काल जो है राम कुमार वर्मा ने कहा है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को विवरण दिया है? 5000 कवियों का विवरण दिया है। ऐसा कौन सा इतिहासकार लेखक है जो इतना विवरण दिया है? अगर देखा जाए तो 4591 कवि, 4591 कवि को जगह दिया है। लगभग 5000, 5000 नहीं, लगभग 5000। तो मिश्र बंधु क्यों जगह दिया है? मिश्र बंधु, ये 3 भाई थे, इन भाइयों का नाम पूछ लेता है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, नाम याद रखिएगा, कई बार पूछेगा, सुखदेव बिहारी।
सुखदेव बिहारी। नाम को पूछ याद करेगा तो भूलिएगा मत, प्लीज याद करिएगा, ठीक। नाम कई बार पूछा है। और इनका ग्रंथ क्या है? ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद इनके ग्रंथ का नाम है, जिसमें लगभग 5000 कवि हैं आपके, लगभग 5000 कवि हैं। और मिश्र बंधु में 3 भाई थे। भाइयों का नाम कई बार पूछा गया परीक्षा में, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। और यह 4 भागों में रखा गया है, 4 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में, 1913 में, तथा चौथा भाग 314, ट्रिक याद करिएगा, 314 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक। यहां पे हमने कितनी बातें समझी? बहुत बातें समझी कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को जगह दिया, विवरण किया है। तो मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। एक प्रश्न याद हो गया यहां से। और मिश्र बंधु विनोद इनके इतिहास का नाम है। और प्रथम 4 भाग में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा 1934 में। 314 कैसे ट्रिक बनाएंगे? 314 314 1934। समझ गए? कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज मैंने अभी बताया था, शिव सिंह सरोज 1883 में। रामचंद्र शुक्ल के बारे में पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ग्यर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। चलिए, विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं वाला सहित कुल 12 मात्राओं वाला छंद क्या है? चौपाई, दोहा, सोठा और रोला। यहां विषम चरणों में 13-13, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो हमको 2 चीजें बहुत कंफ्यूजन होता है, दोहा और सोठा में। दोहा और सोठा में बहुत दिक्कत होती है। ठीक। अब देखिए, ये क्या है आंसर आपका? दोहा है। देखिए, दोहा और सोठा बनाएंगे यहां पर, दोहा और सोठा, दोहा और सोठा, सोठा। यहां पे हम क्या जानेंगे? दोनों अर्धसम मात्रिक छंद हैं, अर्धसम मात्रिक छंद हैं। ठीक। दोनों हटा दे रहा हूं, मतलब यह भी आपका अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद। कई बार पूछा जाता है ना कि दोहा सोठा क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है कि नहीं है, तो कहेंगे अर्धसम मात्रिक छंद। अब एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। अगर आप एक तैयार करते हैं, दूसरा का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ट्रिक कैसे पकड़ेंगे। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, अर्थात पहला तीसरा क्या विषम है, पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में, अब देखिए पहला और तीसरा मिला देंगे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ध्यान से ट्रिक समझिए, पहला और 3, 1 और 3 मिलाएंगे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, बस ऐसे पकड़िएगा। पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? अगर तीसरा लिख दीजिएगा,
पहला और तीसरा 13। ट्रिक बन गया आपका, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, न आप भ्रम की स्थिति में आपको न भ्रम होगा। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में, दूसरे मतलब दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं। बस हो गया। इसी का आप उल्टा प्रश्न देखिए कई प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है, कहोगे सोरठा होता है, या सोरठे का उल्टा कौन सा छंद होता है, दोहा होता है। ठीक, दोहे हम लोग कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, ठीक है, और बिहारी के दोहे बहुत पढ़ते आए हैं। अर्धसम क्या है, सोरठा क्या है, इसके कुछ नहीं करना है। पहले और तीसरे चरण में तो उसका उल्टा कर दो 11-11। दूसरे और चौथे चरण में 13-13। बस हो गया। और एक चीज बता दूं मैं, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, कि 24 मात्रा वाला आपका रोला भी होता है। 24 मात्रा वाला आपको रोला भी होता है। अंत में लघु और गुरु से तय किए जाएंगे कौन सा दोहा है, कौन सा सुरठा है, कौन सा रोला है। तो रोला जब मैं आपको, यही तो आपको पढ़ाना है, जब आप मेरी क्लास में पढ़ेंगे, थ्योरी वाली क्लास जब आप अटेंड करेंगे, यही सब तो आप अटेंड करेंगे, यही सब तो आपको बताऊंगा मैं अलग से। भाई 24 रोला में 24 मात्रा होला, एक ट्रिक मैंने बनाई थी, रोला में 24 मात्रा होला, रोला में 24 मात्रा होता है, सम्मात्रिक छंद है, यहां भी 24 है, सोठा भी 24 है। तो गुरुजी परीक्षा में आएगा, पकड़ेंगे कैसे भाई, जब आपने कहा 24-24 तीनों में होते हैं, तो सारा मामला लघु और गुरु का है। यही सब बातें आपको थ्योरी क्लास में मिलेंगी। अगला प्रश्न है, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति क्या है। पाली शब्द का जो जिसे पाली का विकास कब क्या रहा है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो सबसे ज्यादा किसको मान्यता मिली, ये बताना है आपको। तो देखेंगे प्राकृत, प्राकट, पाड़, पाउल, पाली। मतलब पाली बना कैसे है। तो पाली तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मान गया, पर्याय, पलिलाय, पालयाली और उससे पाली। कितने, विदुशेखर भट्टाचार्य का, विदुशेखर भट्टाचार्य का मत है, विदुशेखर भट्टाचार्य, याद कर लीजिए। इनके अनुसार सब विद्वानों ने अपना मत दिया है, अनेक विद्वानों ने अपना मत दिया है, पर्याय, पलिलाय, पालयाली और अंत में पाली। अब बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का क्या था, पाली था। अब पाली को पहली जन भाषा कहा जाता है, पाली को पहली जन भाषा, कई बार परीक्षा पूछा गया, पहली जन भाषा कहा जाता है, जन भाषा, पहली जन भाषा पाली को कहा गया है। विशेष रूप से याद रखिएगा, पूछ लेगा परीक्षा में, आना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, व्यवहार के आधार पर शब्द के कुल कितने प्रकार होते हैं। 5, 4, 3 और 2। व्यवहार के आधार पर तो 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक होता है सामान्य बोलचाल, सामान्य बोलचाल, एक होता है सामान्य बोलचाल, एक होता है हाँ सामान्य शब्द बोलचाल, मतलब कि शब्द लिखेंगे और अच्छा रहेगा, सामान्य शब्द और तकनीक शब्द, 2 होता है। सामान्य में जो होता है हम लोग प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, ठीक। तकनीकी मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वहां पे, जो सामान्य शब्द हम लोग यूज करते हैं उसके लिए आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति और आपका विभावना। यहां पर अलंकार क्या है? प्रतीप है। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। प्रतीप क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। यहां पर उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सब श्याम, जहां उपमा का उल्टा होता है। यह किसका उल्टा होता है? उपमा का अलंकार का उल्टा होता है। यहां उतर आए जमुन जल जो शरीर सब श्याम, यहां पर उपमान विशेष है, उपमेय विशेष है उपमान की अपेक्षा, इसलिए यहां पे आपका प्रतीप अलंकार हो गया। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा है? फिर से पढ़िएगा। उपमेय को निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है रूपक, वक्रोक्ति, संदेह और अपौनिति। ये सब प्रश्न आपके 6 to 8 के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपौनित अलंकार। जैसे यह मुख नहीं चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है। देखो नहीं आपको यहां पे आपको दिख जाएगा नहीं, जहां उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार, यह मुख नहीं चंद्र है। यह मुख क्या है? मुख उपमेय है, चंद्र क्या है? उपमान है। उपमेय का क्या निषेध हो रहा है? उपमेय का क्या हो रहा है? निषेध हो रहा है। जहां पे उपमेय का निषेध हो जाए, जहां पर उपमेय का निषेध हो जाए वहां पर क्या होता है? आपका अपौनित अलंकार होता है। वह मुख नहीं चंद्र है, तो चंद्र क्या है? उपमान है। मुख क्या है? उपमेय है। तो मुख का निषेध हो रहा है, इसलिए यहां पर अपौनित अलंकार हो गया। अगले प्रश्न की बात करें। प्रेमचंद की अंतिम कहानी क्या थी? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, कहानी के लिए भी इनको यही कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है इनका आखिरी क्या था? यथार्थवादी चोर था, 1936 में लिखा गया था, आखिरी था यथार्थवादी। यथार्थवादी दम था इनका, इसमें पिता और पुत्र, आपको कहानी पढ़ा होगा कफन का, दम मार्मिक कहानी है। एक कहते ना कि हृदय पत्थर वाला कहानी है कि एक बाप और बेटा जो है एकदम शराबी हैं। कफन शराबी हैं, दिन रात शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। जो उसकी वाइफ थी उसकी डेथ हो जाती है, उसके नाम पे जो है कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसका भी वो लोग दारू पी जाते हैं। इतना ज्यादा मतलब आप पढ़ेंगे कफन को तो आपको समझ में आएगा कि प्रेमचंद क्या थे। अगला प्रश्न है माधव घिसू। नाम क्या है? माधव और घिसू। मुझे याद रहे कि शायद माधव और घिसू नाम था कफन के जो है जो दोनों थे। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में किया जाएगा? आपको पता है कि अनुच्छेद 343 से 351 तक आपके राजभाषा के विषय में चर्चा किया गया है, सबको पता है। 343 जो है आपका 343 ए कहता है कि लिपि जो है देवनागरी होगी और राजभाषा हिंदी होगी। ठीक। 351 जो कहता है कि प्रचार प्रसार की बात करता है, लेकिन यहां पे प्रश्न न 351 का है न 343 का है। यहां पर बात है
कि राज्य और केंद्र के बीच जो पत्रादि का संबंध चलता है वह किस अनुच्छेद के तहत चलता है? तो 346 एक अनुच्छेद है, 346 जो अनुच्छेद है, याद करिएगा, अनुच्छेद से प्रश्न आने ही आने हैं, याद कर लीजिएगा। हम तो लिखाएंगे आपको 343 में क्या है, 344 में क्या है, 345, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, इतने में क्या क्या है मैं लिखाऊंगा ताकि आपको कभी दोबारा आप न भूलें। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रहा है तो कुछ बताइए आप लोग। बस मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज आप लोग जो है, तनुजा ने एक प्रश्न का जवाब दिया, उसके बाद शांत हो गए या चले गए, शांत हो गए पता नहीं, आप लोग लगातार जवाब दिया करिए। आंसर जब आप लोग जवाब देते हैं आंसर का तो मजा आता है कि हाँ आप लोग हैं। इसूरी किस बोली की लोक कवि हैं? इसूरी किस बोली की के लोक कवि हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली। इसूरी। अब ऐसे प्रश्न शायद आपको जल्दी देखने को ना मिले, मेरे क्लास में रहेंगे तो मिल जाएगा। इसूरी जो है, इसूरी कहाँ के लोक कवि हैं? बुंदेली के हैं, फेमस कवि हैं बुंदेली के। अब बुंदेली देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेले के हर बोलो हमने मुख सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आपने पढ़ा होगा। इनके साथ साथ जो इसका क्षेत्र होता है बुंदेल में, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद, ये सब क्या इसके क्षेत्र हैं। क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। खासकर जो बिहारी है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बिहारी, क्योंकि आप बिहार का पेपर देने जाएंगे तो बिहार से संबंधित कुछ भी होगा आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहार संबंधित कुछ भी होगा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसूरी कहाँ की है? बुंदेली की है। बिहार देखो मैंने क्या कहा, नाम आ ही गया बिहार का, बिहार का नाम आ ही गया। अगला प्रश्न है, बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? जो बिहारी नाम पढ़ा है, बिहारी नाम या किसने नाम दिया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया में, याद करिएगा पूछ लेगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया, ने बिहारी नाम दिया, बिहारी नाम दिया। क्लियर हो गया? जिसमें अगर देखा जाए तो उत्तरी बिहारी, दक्षिणी पश्चिमी सब दिया, लेकिन केवल बिहारी जानते रहिए। तो बिहारी में अगर हम देखा जाए, बिहारी गियर्सन ने दिया। बिहारी में 3 बोलियां आती हैं बिहारी। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं बिहारी में? यह आपका क्या है, मागधी अपभ्रंश में आता है, मागधी अपभ्रंश में। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, यहां भी कई बार पूछा गया है, किस अपभ्रंश में? मागधी अपभ्रंश में। इसके साथ अगर मैं देखूं तो एक ट्रिक है साथियों, याद रखिएगा, भोजपुरी मैम, भोजपुरी मैम, यह मैं एक बार बता चुका हूं, यह ट्रिक आपको याद रहेगा। बिहारी में आपको बोली मालूम रहेगी। जैसे भोजपुरी से क्या हो जाएगा? पहला भोजपुरी, पहला क्या हो जाएगा? भोजपुरी, ठीक, भोजपुरी मैम। साथियों मैं से क्या हो जाएगा? मैथिली, जहां सीता जी का घर था, मायका था, राम जी ससुराल, मैथिली। म से मगही,
म से मगही। तो भोजपुरी मैम ये ट्रिक याद करेंगे तो भोजपुरी, मैथिली, मगही ये आपको हमेशा याद रहेगा, आपको हमेशा क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी रचना है, तो आप बताइएगा जॉर्ज गैरिसन की रचना है, जिसमें इन्होंने कहा था कि बिहार की 3 बोलियों का नाम इन्होंने बिहारी कहा था। अब बिहारी जो है मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है और बिहारी में 3 बोलियां आती हैं। एक ट्रिक है भोजपुरी मैम, पहला भोजपुरी, दूसरा मैथिली, तीसरा मगही। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ रहा है? आप लोग भी थोड़ा बताएं कि क्या दिक्कत है, भाषा शैली में दिक्कत है, कुछ भी बता सकते हैं। हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत डिटेल बता रहे हैं, या आप कह देंगे सर केवल प्रश्न कराइए, व्याख्या कम कराइए, प्रश्न कराइए, तो उस पर भी हम काम करेंगे कि केवल जल्दी जल्दी प्रश्न करा देंगे, इसका उत्तर ये है। जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे, बस आप बताइए कि क्या करना है। व्याख्या चाहिए, व्याख्या से ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें तैयार हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। अब ये प्रश्न थोड़ा टेक्निकल है, मजेदार है। अगर ये बता लिया स्पर्श संघर्षी, ये टेक्निकल प्रश्न है, मजेदार है। यहाँ पे हम कई प्रकार से वर्णमाला को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न में बता दे रहा हूं। एक होता है स्पर्शी व्यंजन, एक क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन होता है। इसमें क्या क्या वर्ण आता है यही आप बता दे रहा हूं, क, ख, ग, घ। हर 5वां अक्षर छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह अनुनासिक में होते हैं, अंगा या न में छोड़ दिया जाता है। फिर चा छा छोड़ जाता है, ट, थ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये आपके 16 होते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक, हर 5वां अक्षर छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं, अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक क्लास में, अगर एक क्लास में 40 बच्चा है तो टोटल बच्चा की संख्या कितनी, 40 हो गई। अगर मैं कहूँ इस 40 बच्चे में किसको सिंगिंग आती है तो 5 बच्चे सिंगिंग के लिए निकल गए। हमने कहा किसको डांस आता है तो 6 बच्चे डांस, 7 बच्चे डांस के लिए निकल गए। हमने कहा किसको पेंटिंग आती है, 3 बच्चे पेंटिंग के लिए निकल गए। ऐसे ही जब हम व्यंजन को पढ़ते हैं, व्यंजन को विभिन्न विभिन्न प्रकार से जब अलग करते हैं तो उनकी संख्या अलग अलग होती चली जाती है। ठीक, दूसरा जब आया आपका, दूसरा नंबर का हो गया स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, जिसमें क्या आएगा आपका च, छ, ज, झ, कुछ लोग यह भी मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये सब नोट्स है, आपका काम करेगा। तीसरा है ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी। अगर ऊष्म संघर्षी में बात करूं तो संघर्ष, हाँ ये जो है आपका तीनों प्रकार के श, श, श है, श, श, श है। यहां पे देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है कि यहां पे स्पर्श संघर्षी पूछा है, संघर्षी में स्पर्श संघर्षी, वो भी महाप्राण पूछ लिया है। ये टेक्निकल गुरु है, ये देखिए महाप्राण। अब आपको पता है अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें 135 मतलब पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, इसमें दूसरा, चौथा वर्ण हर वर्ग का। यहां पर च, छ, ज, झ, दूसरा और चौथा वर्ण में से कोई एक आना चाहिए। आपने देखा गुरु जिसमें झ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहा गुरु छ दिखाई दे रहा है, तब ने कहा ओहो पकड़ा गया, आंसर आ गया 6। आंसर क्या निकल के आ गया 6। आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं। भाई महाप्राण क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। भाई च, छ, ज, झ, तो च पहला अक्षर हो गया, छ दूसरा हो गया, तो यहां पे झ तो है नहीं। क्लियर हो गया, चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। नहीं भी आया होगा तो आप हमें मैसेज करके बता दिए कि हाँ सर थोड़ा सा कम समझ में आया है, वो भी बता दिया जाएगा आपको। अगला प्रश्न है
कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। तो ये आपका क्रिया से प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है? हम कुली से बोझ उठवाते हैं, तो अर्थात जहां कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके, स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य, मतलब अन्य मतलब दूसरे से वह कार्य करवाता है, वह कार्य करवाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। उसे क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। मामला यहां पे यह है अच्छा जी, तो हाँ मैं आपका पढ़ रहा हूं कि क्या है सर, मैंने इंग्लिश की टीजीटी रिकॉर्ड क्लास ली है, उसमें इंटोनिम सिनोनिम्स की वीडियो है 100 वर्ड के, पर वीडियो पूरा नहीं है, ओनली 20 वर्ड के हैं। तो शिवम प्लीज मेरे लिए वो 100 वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिएगा, आप जो है कुछ मत करिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ खुशबू। यहाँ पर सर आप 96 28, बस आप कुछ मत करिए। अभी मैं फिलहाल जाऊँगा ऑफिस में, जाऊँगा तो मैं चर्चा कर दूंगा। आप 96 28 95 92 37 पे नंबर कॉल कर लीजिए। ये वहाँ समस्या बता दीजिएगा कि सर ये समस्या है, वहाँ सॉल्व कर दी जाएंगी। नहीं सॉल्व होंगी तो फिर मैं कहूँगा तो सॉल्व कर दी जाएंगी। इंग्लिश वाले टीचर है ना आपके शिक्षक, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए, कोई समस्या नहीं होगी, सबका समाधान हो जाएगा। एक बार आप पूरा 96 28 95 92 37 पे कॉल कर लीजिए। अगर कोई सुनवाई अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो मैं जाके स्वयं कहूँगा कि देखिए आपकी समस्या क्या है। मैं आपका जो है आपका मैं फ़ोटो ले ले रहा हूँ आपके मैसेज का, रुकिए अभी मैं आपका ले ले रहा हूँ फ़ोटो ये वाला चैट का, ताकि जो है आपको समस्या का समाधान हो जाए। ठीक, और मैं आपका अभी देखिए मैं इसी पढ़ाते हुए तुरंत आपके समस्या का समाधान करवा दे रहा हूँ। तुरंत मैंने मेन ग्रुप पे जो है कोचिंग के मैंने भेज दिया है। ठीक, बस आपके हित को देखते हुए कि आपको दिक्कत न हो। ठीक, मैंने भेज दिया है। इनकी समस्या देखी जाए, इनकी समस्या देखी जाए। आपके सामने मैं कर दिया हूं, बस एक सेकंड रुक जाइए, देखी जाए। तो देखिए आपके सामने मैंने देख सकते हैं मैंने कर दिया है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक, नहीं नहीं आप मैंने भेज दिया, देखिए आपके सामने मैंने कर दिया है। देखिए मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक ग्रुप पे मैसेज कर दिया है आपकी समस्या का, मैंने कहा इनकी समस्या देख लिया जाए, अभी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हाँ चलिए मैंने हाँ तनुजा लिख लो, कोई बात नहीं है। क्लास समझ में आ रहा तनुजा? क्लासेस समझ में आ रही बच्चा? हाँ मैंने आपकी समस्या ग्रुप में भेज दिया है, आप निश्चिंत रहिए, अब आपको सुनवाई हो जाएगी, परेशान मत होइए आप। ठीक है, मेरा विषय भले हिंदी है लेकिन समस्याएं सबकी बराबर सुनता हूँ, निश्चिंत रहिए हो जाएगा। हो गया, मैंने ग्रुप में भेज दिया, मेरे ग्रुप में भेज दिया है, क्योंकि मैंने भेजा हुआ है तो उस पर कार्रवाई जल्दी होगी, परेशान मत होइए। चलिए प्रश्न देखते हैं कि जहां पर कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य से वह कार्य करवाता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। अर्थात जब हम लोग घर में छोटे होते हैं तो क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि ये काम कर लो वो काम कर लो, अढ़वा टढ़वा करवाते हैं ना, फिर जब तुम कहोगे ना तो कहेंगे अरे बाबू तुमको हम प्रेरणा दे रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं। जब तक हम छोटे होते हैं तो हमको नहीं जानकारी होती है, बाद में चलता है साला काम करवा रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है। तो देखो यहाँ हम कुली से बोझ उठवाते हैं, मतलब स्वयं कोई कार्य न करके
किसी अन्य से करवा रहे हैं, तब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे माता रीता से भोजन बनवाती है, तो भोजन बनवाती है तो काम स्वयं नहीं किया, किसी अन्य से करवा दिया। ठीक, उसके साथ हमने कहा कि शिक्षक बच्चों से किताब पढ़वाते हैं, शिक्षक बच्चों से किताब पढ़वाते हैं, तो आपका हो जाएगा ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक, आगे मैं कहूं शिक्षक बच्चों से कमरों की सफाई करवाते हैं। अगर शिक्षक ये कह दिया तब तो मान लो कि शिक्षक को मार मार के बच्चे सही कर देंगे। पहले के जमाने में लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में बच्चों को अपने से खाना बनाना, गुरु को सेवा करना, सारे कुछ करने होते थे। अब तो तुम लड़कों से कह दो भाई ये काम कर लो, तुम्हारे शिक्षक बोल रहे हैं, ससुर ना है तो पढ़ावत ना, अढ़ावा टढ़वा हमसे करवावत, हमें नौकर हमका समझे हमें। तो ये शिक्षक और स्टूडेंट का थोड़ा सा अब ये परंपराएं हो गई है। तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो गया है, जहां कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य अथवा दूसरे से काम करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मैंने कहा वह हम कुली से बोझ उठवाते हैं, तो यहाँ पर स्वयं कार्य न करके। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? विशेषण अगर देखा जाए, मैं अगर बांटू, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। बताना है कौन सा उद्देश्य कौन सा विधेय है। वे विशेषण जो विशेष के बाद आते हैं, समझिए कैसे। वे विशेषण, वे विशेषण जो विशेष, विशेष मतलब कर्ता के बाद आते हैं। ठीक, वे विशेषण जो विशेष अर्थात कर्ता के बाद आते हैं उन्हें हम बोलते हैं विधेय विशेषण। वे विशेषण जो विशेष के पहले आते हैं, जो विशेष, विशेष मतलब कर्ता, कर्ता चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, कर्ता के पहले आते हैं। ठीक, जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा हमने लिखा काला घोड़ा, तो यहां पे घोड़ा क्या है, विशेष से है। घोड़ा क्या है, विशेष से है। काला क्या है, विशेषण है। इसको क्या बोल देंगे हम बोल देंगे उद्देश्य विशेषण। हमने कहा घोड़ा काला, घोड़ा काला है। अब घोड़ा क्या है, विशेष है, विशेष के बाद क्या है, विशेषण आया है, वही हम क्या होंगे, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, समझिएगा। उद्देश्य विशेषण मतलब क्या होता है, ऐसा विशेषण जो विशेष, अब विशेष किसे बोलते हैं, विशेष कर्ता को बोलते हैं। अब वह कर्ता या तो सर्वनाम होगी या तो संज्ञा होगी, दो ही होता है। और विधेय विशेषण किसे बोलते हैं, कि जो विशेष के बाद आए। जैसे हमने कहा काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो यहां पे घोड़ा क्या है, विशेष है, उसके ठीक पहले लग गया। हमने कहा सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, तब ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। हम कह लड़की सुंदर है, यह हो जाएगा विधेय विशेषण। समझ में आ गया। यहां पर सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। घर क्या है,
घर विशेष है, घर क्या है, विशेष है। विशेष के बाद जो चीज आती है, अगर विशेष के बाद विशेषण आता है, विशेष के बाद अगर विशेषण आता है तो क्या हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा आपका डी विकल्प हो जाएगा, मेहुल का घर आलीशान है। अगर हम कहें आलीशान घर है मेहुल का, हालांकि मैं बस समझा रहा हूं, वाक्य शुद्ध है, समझाने के तौर पे कह रहा हूं, वाक्य शुद्ध है कि आलीशान घर मेहुल का है, तब क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट करके बताएं। बाकी आपको कोर्स ज्वाइन करना है 96 28 95 92 37 पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, हाँ, तब आपका नहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं, डी होगा, डी मैंने बताया है ना, ठीक। चलिए आगे देखा जाएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। यहाँ पे क्रिया विशेषण का, अब देखो यहाँ पे समझना है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण मतलब क्या है, जो कि क्रिया की विशेषता बतलाए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाए, या एक क्या है, अविकारी या अव्यय है, अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय होता है, ठीक। दूसरी चीज, क्रियावाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 प्रकार के होते हैं साथियों। यहां में पूछा है कि किस विकल्प में कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है कि परिमाणवाचक है कि रीतिवाचक है, कालवाचक है। अभी आप तुरंत समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल समझने लगेगा। देखिए स्थान, जहां पे आपके स्थान की बात की जाए, अगर आपके स्थान की बात की जा रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा, अगर स्थान की बात हो रही है। काल मतलब होता है समय, अगर समय की बात चल रही है, समय की बात चल रही है, टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका स्थानवाचक। परिमाण मतलब माप तौल की बात चल रही है। रीति मतलब परंपरा, तरीका, रीति मतलब तरीका। अब देखिए रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, वहां समय है कि स्थान है, पहले बताइए। वहां क्या है भाई, रामलीला का मंचन कहीं हो रहा होगा ना, धरती पे तो हो रहा होगा, किसी स्थान पे तो हो रहा होगा, कि हवा में हो रहा होगा, आसमान में हो रहा होगा। इसका मतलब वहां क्या है, स्थान है। क्या है, स्थान है। जब स्थान है तो क्या हो जाएगा भैया, स्थानवाचक हो जाएगा। हमने कहा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, इधर उधर कोई स्थान होगा। समय की बात की जाए, सुबह से फोन की घंटी बज रही है, अगर मैं कहूं सुबह से फोन की घंटी बज रही है, फोन की घंटी बज रही है, यहां पे सुबह क्या है, सुबह क्या है, समय है, काल है, काल मतलब समय होता है। आंसर आपका निकल के आ गया ए। अब तो भूलोगे नहीं, कर लोगे, जाओ ना, अब कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अगर कुचवा हो जाता है, हमको ये दिखाई भी नहीं करता, नहीं, परीक्षा में कहते अरे इसमें तो नहीं पूछा था, हमने हैप लगा दिया समझ करके। तो प्रश्न को दम आंख नाक कान खोल करके देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि प्रश्न गलत ना हो आप लोगों का, ठीक। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। टेलीग्राम पे तनुजा, कल मैंने बताया था टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए
टेलीग्राम पे कल मैंने बताया था, रुकिए अभी आपको जो है इस पे फोन कर दीजिएगा, आप कुछ मत करिएगा। 96 28 95 92 37 पे कॉल कर दीजिएगा। कल के वीडियो, अगर आप कल के वीडियो में नहीं होंगे, उसमें टेलीग्राम का जो है वो दिया गया था टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए। तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं फ्री में, और इसके साथ वहां पे आपको ये जो क्वेश्चन हो रहा है वहां, ये क्वेश्चन आपको वहां भी मिल जाएगा। एक टेलीग्राम पे भी आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन सारे। ठीक, तो मैं अभी, आप इस पे फोन कर दीजिएगा 96 28 95 92 37 पे। ठीक, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, भूलिएगा नहीं, आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि आप लोग अपडेट रहे हमसे। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए समझ लीजिए एक सीट लेके रहना है इस बार, चाहे धरती फटे आसमान फटे। ठीक है, कुछ हो जाए, एक नौकरी लेके रहनी है। कसम खाइए, एकदम कसम खाइए, हाँ एक नौकरी हम लेके रहेंगे। सुचित सर जैसा कह रहे हैं उतना ही मेहनत करेंगे, अपने से पढ़ेंगे, सर जो बताएंगे वो पढ़ेंगे। नायक में नए प्लस अक, इसमें भी है। गायक नायिका में नए प्लस इका, इसमें भी है। नौ प्लस इक, नाविक, इसमें भी है। ये गड़बड़ा गया है। वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वागीस। अब हलंत लग गया ना, हलंत देख लीजिए तो लगा दीजिए व्यंजन संधि। ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहां पर देखने वाली बात क्या है, अयादी संधि क्या कहता है। अयादी संधि क्या कहता है कि ए, ए, ओ और औ, औ के बाद कोई स्वर हो, के बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर आए। ठीक है, कोई कोई स्वर आए, सब में यही कह रहा है, कोई स्वर आए, कोई स्वर आए। तो क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा हमें भी। ए का हो जाता है आय, ए का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है अव, और औ का हो जाता है आव। ठीक, ऐसे नए प्लस अक, नायक, तो यहाँ पे आई आया है प्लस आ आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, आय हो गया, इसलिए नायक बन गया। क्या बन गया, नायक बन गया। नए प्लस इका, इसमें भी अय आया है, नायिका। नौ प्लस इक, इसमें औ आया है, इसमें क्या आया है, औ आया है, औ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं समझ, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत होगी बिल्कुल निसंकोच होकर मेरे क्लास में बताइएगा। मेरे क्लास में बिल्कुल भी, मैं अपनी आलोचना से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। कुछ भी दिक्कत हो तुरंत बताइए, हाँ सर ये चीजें नहीं समझ में आई है हमें, आप पुनः एक बार बता दीजिए। राइटिंग को लेकर बता दीजिए, राइटिंग थोड़ा सा, हाँ मुझे लगता है राइटिंग है थोड़ा सा मैं घसीट दे रहा हूँ, जैसे ना खेत में हल जोतते हैं बरधा, वैसे जोत जोत लिख दे रहा हूँ। ठीक, हाँ थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ता है ना, तो राइटिंग को अगले दिन बैठा के आऊंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो। कोनो दिक्कत नहीं है, बस आप बताइएगा कि हाँ क्या समस्या है। अगला प्रश्न है साथियों मेरे कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। जेब कतरा में कौन सा समास है, संप्रदान है, कर्मधारय है, अव्यय भाव है, और कर्म तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष को हम अलग अलग बांटते हैं, जैसे द्वितीया कर्म तत्पुरुष, तृतीया कर्म तत्पुरुष, चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष, पंचमी अपादान तत्पुरुष, षष्ठी कर्म क्या होता है, संबंध तत्पुरुष, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पे जैसे ही अब कर्म की पहचान देखो, कर्म की पहचान को से होती है, कर्म की पहचान किससे होती है, को से होती है। अगर अलग करने पर को निकल जाए, समझ लीजिए क्या बनेगा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। तो जेब को, तो यहाँ क्या आ गया, को आ गया, क्या आ गया, को आ गया है, को आ गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, जेब को कतरने वाला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है,
ये पर्यायवाची बड़े खतरनाक होते हैं। पर्यायवाची तो मुझे भी, मैं देखता हूँ इतने सारे पर्यायवाची हैं, कैसे पढ़ा जाए। तो पर्यायवाची का एक ही तरीका है कि पर्यायवाची मतलब कि एक लिस्ट मैं बनाऊंगा आपको लिख लिए पर्यायवाची। जैसे पर्यायवाची के प्रश्न कैसे बनाया जाएगा, पर्यायवाची कैसे बनाएंगे समझिएगा हम लोग। परीक्षा में जितने पर्यायवाची आए होंगे, जितने पर्यायवाची पूछे गए हैं उनका मैं लिस्ट बना रहा हूं। पर्यायवाची पूछे गए हैं सबका मैं लिस्ट बना रहा हूं। जितने पर्यायवाची पूछे गए हैं सबका लिस्ट मैंने बना रहा हूं, लगभग इस हफ्ते बन जाएगा। सारे लिस्ट में बना रहा हूं क्योंकि वही मैं देख रहा हूं कि वही बार बार पुनः पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो मैं आपको बताऊंगा ना, जो जितने एग्जाम में आए हैं मैं सबका लिस्ट बनवा रहा हूं पर्यायवाची का। पर्यायवाची 1000 1500 पर्यायवाची हैं, किसका किसका याद करेंगे आपको खुद नहीं पता है इतना सारा। उसका एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि जितने पर्यायवाची अब तक पूछे गए हैं उसी को पढ़ लीजिए, उसी में आपको आ जाएगा। तो वो लिस्ट बना रहा हूं मैं, चाहे बीपीएससी में पूछा हो, टीजीटी पीजीटी पूछा हो, किसी भी पेपर पूछा, सबका मैंने लिस्ट बना लिया है। मतलब बना नहीं लिया है, मतलब बन रहा है, एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। तो जब आपको मैं थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा, थ्योरी में जब आप मेरे साथ जब आप एडमिशन लेके जुड़ेंगे, वहां पे आपको पूरा लिस्ट दी जाएगी कि भैया ये परीक्षा में पूछा गया, इसको याद कर लो, इसको 3 से 4 बार पढ़ लो। यहाँ प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, है पूछा है, नहीं नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची पूछ लिया है, रस, निचोड़, अर्क और सार। क्या हो जाएगा साथियों, अर्क। कुछ ऐसे पर्यायवाची पढ़िए जो आपको ना मालूम हो, जैसे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड आपको हमेशा मालूम रहेगा। ऐसे पढ़िए जो आपको कम मालूम हो। चलिए ठीक। पाश्चात्य का विलोमार्थक क्या है? पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौवार्त्य, पूर्वी, पूर्वी और नवीन। तो विलोम से भी एक प्रश्न आएंगे आपके। पूर्वी का विलोम पश्चिमी होता है, सबको पता है। आंसर क्या होगा, पौवार्त्य। नवीन का विलोम प्राचीन होता है, नवीन का विलोम प्राचीन होता है। ठीक, आंसर आपका आ गया। यह क्लास साथियों 5 बजे चलती है, शायद आपको मालूम हो गया होगा। यह क्लास जो है 5 बजे पर डे चलती है। पर डे, संडे को हो सकता ना चले, लेकिन पर डे चलती है 5 बजे। 6 to 8 बीपीएससी, 6 to 8 हिंदी की क्लास जो है मैं आपको पर डे पढ़ाता हूँ। 5 बजे प्रैक्टिस चल रही है। ठीक, जिनको ना मालूम हो वो इसकी जानकारी ले लें। अगला प्रश्न है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कई बार आप लोग जो कवि लोग होते होंगे उनसे आप पूछते होंगे सर इसका मतलब क्या होता है। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं और कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो देखिए जब आप कोई कवि से मिलेंगे, उनकी जो कविताएं होती हैं वो बहुत कल्पनाशील होती है। ऐसे खोलकर बाल मत चला करो, सूरज अपना रास्ता भूल जाएगा। अरे भैया ऐसा कौन सा तुम्हारा बाल है खोलोगे रास्ता सूरज भूल जाएगा? एक कवि की कल्पना है। तो जहां कवि की कल्पना होती है वही, मतलब जहां कोई नहीं सोचता है वही कवि सोच लेता है। तो कवि बहुत कल्पनाशील होता है, वो तार्किक नहीं होगा। जब आप पढ़ेंगे तार्किक रूप से लगेगा, अरे कैसे, जब आप किसी की कविताएं पढ़ते हैं किसी विषय में, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है,
भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है, मतलब ये लोकोक्ति बताना है कि इसके लिए लोकोक्ति बनेगी क्या, इसके लिए लोकोक्ति बनेगी क्या। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामिष होय न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है, अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है, घमंड पैदा करता है। भाई जिसके पास कम ज्ञान होता है ना वो बहुत फड़फड़ाता है। यहां पर होगा आंसर ओछे की प्रीत बालू की भीत, मतलब तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। जैसे आप बालू लेंगे ना, बालू ऐसे बालू मुट्ठी दाबिएगा तो ये जो बीच का है आपका सारा बालू इससे निकलता चला जाएगा, अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे बालू कभी लीजिए, रेत ऐसे मुट्ठी में करिए, सब नीचे से निकल जाता है। वैसे जो तुच्छ प्रकृति के होते हैं आपके, कोई मित्र बन गया वो बहुत दिन तक टिकता नहीं है। दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष क्या है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1951, 52, 50 और 60। तार सप्तक आपको पता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के इसके संस्थापक हैं। तार सप्तक, तार सप्तक चार प्रकार के तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। इसमें 7 कवि होते थे, सबको पता है। 1943, 1949, 1951 आपको पता चलेगा, और 1979, 1979। ये 7 कवि होते थे, हर एक में 7 कवि थे, 7 कवि सब में थे, 7 कवि, 7 कवि का समूह था, 7 कवि का। अज्ञेय थे इसके प्रत्यावर्त, अज्ञेय, अज्ञेय थे, याद कर लीजिए, परीक्षा पूछ लेगा, आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, दूसरा पूछा है, दूसरा कहीं दिया ही नहीं है इसमें, नहीं सही है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। 1951 थोड़ा सा हमने भी गलत कर दिया है, आप लोगों ने बताया नहीं, याद दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। उन्नीस सौ इक्यावन, यहाँ देखे समझ में आया, 1951 आपने बताया नहीं, हमने भी ध्यान नहीं दिया। सही है, आप सही है, थोड़ा सा दिमाग में चेंज चल रही थी। 1943, 1951, 1959, 1979 4 तार सप्तक हुए हैं। ठीक, तो 1943, 1951, 1959 और 1979। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन कवि माने जाते हैं। हिंदी में मुक्त छंद, छंद तो वैसे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। देखिए मुक्तक छंद का प्रवक्ता, मुक्त छंद के प्रणेता कौन थे, आपके निराला थे। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत विरोध हुआ था, जूही की कली, जूही की कली जो है इनकी रचना थी, जूही की कली।
जिसने मुक्त 1916 में किया था, याद कर लीजिएगा। 1916 में रचना थी, 1916 ईस्वी में। पूर्णतः मुक्त छंद रचना है, मुक्त छंद रचना है ये। बहुत हिम्मती थे भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। तुलसीदास, अनामिका, पनिमल, मुक्त छंद को केचुआ या रबर छंद भी कहते हैं, या रबर छंद भी कहते हैं। ठीक, तो चलो अब आज के लिए इतना ही। तो खुशबू, तनुजा और ये विवेक, जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, साथी जुड़े हुए हैं, बताइए कोई क्लास में कोई दिक्कत समझ में समझाने वाला? हिंदी मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्रिका में उन्होंने काम किया, बड़ी फेमस है। ये आपके दारागंज के थे, दारागंज प्रयागराज आप सब जानते हैं। तो कोई, हाँ आज इतना ही, बाकी चीजें हम कल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्याख्या आपके हो गए हैं इसी में। देख रहे हैं कितनी सारी व्याख्या हो गई हैं क्लास को लेकर के। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है खुशबू? हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, बस मैंने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब बढ़िया है। बस आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, 100 दिन का प्लान बना के रखिए। अगर नौकरी पानी है तो, लेकिन नौकरी के लिए ना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है। 100 दिन बिल्कुल समझ लो कि हम समाज में है ही नहीं। 100 दिन का मेहनत कर देंगे तो एक नौकरी सरकारी बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं। कल पुनः जो है यह क्लास आपकी जैसे यथावत 5 बजे चलती है वैसे ही 5 बजे चलेगी। और जो साथी हैं, हाँ कोई बात नहीं, बस हाँ मैंने पूछा क्लास समझ के ऊपर कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, हाँ तो कल जो है आप लोग क्या करिएगा, कल 5 बजे आप तैयार रहिए। 5 बजे क्लास चलती है। नोटिफिकेशन अगर आप चूंकि सब्सक्राइब कर ही दिए हैं तो नोटिफिकेशन आपको वैसे ही मिल जाएगा। कुछ भी जानकारी और चाहिए अगर, हाँ तो 9628 9592 ये हमारा नंबर है। आप इस पर बात करके क्या बोलते हैं तनुजा, इस पर आप फोन कर लेना टेलीग्राम पे। और खुशबू, विवेक, जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए सब लोग पहले टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक, ताकि एक आप लोग का रहे तो यहाँ से जो पढ़ाया जाए वहाँ भी पहुँच जाए। ठीक, हाँ तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल 5 बजे। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए।